प्रिय विद्यार्थियों, स्नेहाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम निरंतर रूप से बिंदुवार सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्यापन कर रहे हैं। देखिए, हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में अब तक जो अध्ययन किया, उस परिप्रेक्ष्य में जहाँ राजा की बात हो या फिर संविधान के निर्माण का मामला हो, ब्रिटेन में हम पहले बता चुके हैं आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन वह एक चेहरे के रूप में राजा के पद को सुशोभित करता है और उसके ही बैनर तले सारी व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। राजा कितना शक्तिशाली है, संसद कितनी उससे अधिक शक्तिमान है, या फिर अभिशमयों का क्या स्वरूप रहा है, ये सारा जो कंसेप्ट है वो अपने आप में समझ की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा सा भारतीय राजव्यवस्था से कुछ भिन्नता रखता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको बार बार पढ़ना, बार बार समझना अत्यंत आवश्यक है। आज हम ब्रिटेन में जो पीएम हैं, उनका संसद के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल को किस तरह से आपस में संबंधित रखते हैं या संबंध रखते हैं, किस तरह की वहाँ पर वैधानिक व्यवस्था है। देखिए, मंत्रिमंडल का भी प्रत्यक्ष रूप से पीएम के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है और मंत्रिमंडल और संसद भी परस्पर संबंधित हैं। पीएम इनका ही हिस्सा है। तो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार इस परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न आने की संभावित स्थिति है, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे हम प्रश्नमाला के अंतर्गत आपके लिए कुछ प्रश्नों की एक इसी कंसेप्ट में एक श्रृंखला है, जिससे कि इससे संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो सके। प्रश्न किसी तरह से आए, जैसे हम देखते हैं ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा संसद के संबंधों की विवेचना कीजिए। अगर ये प्रश्न आता है तो इसमें सीधा सीधा संसद का मंत्रिमंडल के साथ क्या पारस्परिक संबंध है। आज कॉमन सभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमंडल ही कॉमन सभा को नियंत्रित करता है, जैसा कि मुनरो ने इस दूसरे बिंदु में कहा है। वैध दृष्टि से ब्रिटिश संसद सर्वशक्तिमान सभा है, परंतु व्यवहार में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के विचार विनिमय करने वाली सभा मात्र रह गई है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें ये हम जो
उत्तर बताएंगे या वो कंसेप्ट का जो क्वेरीज है या जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, तो उसमें ये सारा ही लिखना है। फिर देखते हैं, कॉमन सभा कैबिनेट के निर्देश तथा नेतृत्व के अनुसार कार्य करती है। मुनरो ने इस कोटेशन को दिया है। इसकी जब व्याख्या करने वाली बात हो तो उसमें भी हम पूरा प्रश्न का जो उत्तर है उसको लिखेंगे, इसको कि हम अभी वर्णित करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कॉमन सभा के साथ सिद्धांत तथा व्यवहार में संबंधों की विवेचना की बात हो। फिर आता है, इस दृष्टिकोण का परीक्षण करें कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्ति एवं प्रभाव वृद्धि के संदर्भ में कॉमन सभा की समस्त प्रभुता की चर्चा निरर्थक है। या फिर ऐसे आए, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि ब्रिटेन में यदि मंत्रिमंडल को कॉमन सभा में विश्वसनीय बहुमत प्राप्त है तो वह वास्तव में शक्तिशाली संस्था बन सकती है। फिर देखिए, इस कथन की जो 8वां प्रश्न है, इस कथन की समीक्षा कीजिए कि ब्रिटिश संसद मंत्रियों के हाथों में है और मंत्री लोक सेवकों के हाथ में है, एक यंत्र के समान है अथवा एक कठपुतली है। तो इसमें मंत्री और लोक सेवकों का परस्परिक संबंध है, उसको हमें इसमें लिखना होगा। और जो अगला प्रश्न जैसे इसमें बनता है, क्या इंग्लैंड में कैबिनेट की तानाशाही है? इस कथन की अगर हम विवेचना करें तो संसद तथा मंत्रिमंडल का पारस्परिक संबंध कैसा है, किस तरह से संचालित होता है। अब हम उसको एक कंसेप्ट के संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों एग्ज़ाम कभी भी हों तो उसमें इसकी भूमिका रहेगी, आपके द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल के संबंधों के बारे में जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से बातें कही हैं, तो रैमजे म्यूर का कहना है कि ब्रिटिश संसद मंत्रियों के हाथों में यंत्र है। एल.एस. एमरी ने कहा है, संसार के किसी भी देशों में इतना अधिक केंद्रीकरण देखने को नहीं मिलता जितना इंग्लैंड में तथा अन्य किसी देश में मंत्रिमंडल इतनी निर्णायक भूमिका अदा नहीं करता जितना कि मंत्रिमंडल करता है। प्रोफेसर मुनरो भी कहते हैं कि आज कॉमन सभा कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रखती बल्कि कॉमन सभा पर कैबिनेट नियंत्रण रखती है। यानी मंत्रिमंडल का बढ़ता हुआ एक दायरा शक्तियों के क्षेत्र में, निर्णायक भूमिका के क्षेत्र में, विभिन्न विद्वानों के इन जो दिए गए संदर्भित अंश हैं, ये सारे अपने आप में सत्य पर आधारित हैं। इंग्लैंड में संसद व मंत्रिमंडल के संबंधों के बारे में सिद्धांत व व्यवहार में अंतर पाया जाता है। उन बिंदुओं को हम इस प्रकार देखते हैं कि संसद तथा मंत्रिमंडल के सिद्धांत में जो पारस्परिक संबंध है, पहला इसमें बिंदु आता है व्यवस्थापिका के क्षेत्र में। इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्च माना जाता है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद चाहे तो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी विधेयक को रद्द कर सकती है। तो ये विधायी क्षेत्र में जो मंत्रिमंडल की कार्यशक्ति है। वित्तीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। बजट प्रस्तुत करने का कार्य कार्यपालिका करती है। संसद चाहे तो बजट में कटौती कर सकती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है। फिर देखते हैं
कार्यपालिका के क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव जो दायरा है, जिसमें कि जो प्रस्तावित विधेयक हैं या कानून बन के तैयार हो गए हैं विधायी क्षेत्र से, तो उनके क्रियान्वयन के लिए जब कार्यपालिका के क्षेत्र में शक्तियां हैं, उनको हम देखते हैं कि संसद कार्यपालिका पर अनेक साधनों से नियंत्रण रख सकती है। उदाहरण के लिए मंत्रियों से उनके विभागों के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के सदस्य काम रोको प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों की गलती को प्रकाश में लाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सदस्यों के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएं या काम रोको प्रस्ताव का मसला हो, मंत्रियों की गलतियों को सामने लाने का काम है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के क्षेत्र में इन शक्तियों को हम देख सकते हैं। विभिन्न घटनाओं की जांच पड़ताल करने के संबंध में आयोगों का प्रबंध संसद ही करती है, तथा सबसे बड़ी शक्ति संसद के पास यह है कि संसद कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उपरोक्त शक्तियां बहुत ही व्यापक हैं। कॉमन सभा की इच्छा को ठुकराकर कैबिनेट कोई कार्य नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब संसद ने कैबिनेट के कार्यों की तीखी आलोचना की तथा उन्हें अपनी नीतियों को परिवर्तित करने को मजबूर किया, संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न जो मंत्रियों के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं, क्योंकि मंत्रियों को जब प्रश्नों का सामना करना होता है, चाहे वह लिखित हो चाहे वह मौखिक प्रश्न हो, पूर्व में दिए गए सूचना के आधार पर हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रियों द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, तो कई बार उस संबंधित विषय से जो मामला है उसमें मंत्रियों की काफ़ी स्थिति ऐसी बन जाती है कि उत्तर देना उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है और फिर वह प्रशासकीय क्षेत्र से सहयोग लेते हैं और उनका जवाब देते हैं। संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न मंत्रियों के लिए इतने कठिन होते हैं कि उनके जवाब के लिए सारे मंत्रिमंडल को पूरी तरह से झकझोर दिया जाता है। 1946 में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, 1956 में प्रधानमंत्री ईडन, 1963 में प्रधानमंत्री मैकमिलन को जिन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ा, उससे कॉमन सभा के महत्व का बड़ी आसानी से ही अनुमान लगाया जा सकता है। संसद तथा मंत्रिमंडल के व्यवहार में जो संबंध की बात है, व्यवहार में ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल की एक विचार विमर्श करने वाली संस्था रह गई है तथा कॉमन सभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमंडल ही कॉमन सभा को नियंत्रित करता है। इसके बारे में रैमजी म्योर ने लिखा है कि संसद एक पंजीकृत करने वाला निकाय मात्र रह गया है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए किसी संस्था के द्वारा, निकाय के द्वारा, तो वो इस तरह का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश संसद पर कैबिनेट का नियंत्रण रहता है, न कि संसद का कैबिनेट पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा कैबिनेट की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। इन बिंदुओं को हम यहाँ समझने के उपरांत अच्छी तरह से निश्चित कर लेना चाहिए कि किस प्रकार परस्पर इन संबंधों में कभी ऊंचाई, कभी कार्यों की शक्तियों में या उनकी गति में निचले पायदान पर आना। तो अब इससे संबंधित जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।